Sat Sri Akal and welcome to the digital class, the video class of mahindraguru.com on the official YouTube channel of Mahindra. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट्स एक्सचेंज द व्यूज ऑन व्हाट टॉपिक वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस टुडे. The topic today we have is actually the abbreviations and the shortcuts. Now, this topic is exclusively for the IBPS क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन. इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक का हमने चयन किया है सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भाई इंट्रोडक्शन बहुत हो चुका है, बेसिक्स बहुत हो चुका है. हर बार ये एक टॉपिक था जो छूट जाता था या जिस पर ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर पाते थे. सो वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस दिस टॉपिक इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन. तो चलो शुरू करते हैं. और आज की क्लास में सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वो है AIFF, और very well known as audio interchange file format. Now, audio interchange file format, the name itself signifies that the file format would be for an audio or a sound file format. चलो भाई, अब sound file format है तो सर यही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, MP3 क्यों नहीं कर रहे? MP3 भी तो है, उसको डिस्कस करना चाहिए. Why the AIFF? अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं that we should know. अब वो कौन सी बातें हैं एक बार देख लेते हैं. भाई जब बात करते हैं AIFF की तो इट इज एन ऑडियो फॉर्मेट. अब वो बात हमें मालूम है तो एक बात और जान लेते हैं कि भाई AIFF वाज डेवलप्ड बाय एप्पल के सिस्टम्स में हमें ये देखने को खूब मिलता है. इसके बाद जो एक फैक्ट और आपको जानना चाहिए वो ये है कि AIFF इज अ लॉसलेस फॉर्मेट. इसका मतलब ये हुआ कि ऑन कंप्रेसिंग अ फाइल दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन AIFF, the data loss is negligible or zero compared to the MP3 one. Now MP3 is a lossy format. इसका मतलब ये होता है कि भाई कंप्रेशन के बाद जब हम उसको वापस उसको एक्सपैंड करते हैं तो उस केस में हो सकता है कुछ डेटा लॉस हो जाए. मगर इन द केस ऑफ AIFF हम ये कह सकते हैं द लॉस ऑफ डेटा इज नेग्लिजिबल और जीरो. हेंस AIFF is actually preferable if we compare to any other of the audio formats available. तो अगर क्वालिटी की बात करें तो AIFF is दी क्वालिटी ओरिएंटेड फाइल फॉर्मेट. एंड एक बात और, एप्पल ने इसको डेवलप किया था. तीन चीजें जाननी है, द फुल फॉर्म, द डेवलपर एंड व्हाई AIFF. तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी. और आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मेट की तरफ और देखते हैं अगला फॉर्मेट हमारा क्या है. अगला फॉर्मेट हमसे कह रहा है भाई ANSI और ANSI. अब क्या होता है ANSI, एक बार देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म. देखो भाई, क्लर्क का एग्जामिनेशन है, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ बिट मॉडरेट वन. बिल्कुल टफ नहीं होने वाले, बिल्कुल इजी भी नहीं होने वाले. एक इजी गोइंग जरूर रहेगी बट द क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी इजी. तो जब बात कर रहे हैं ANSI की तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. देखिए इसका फुल फॉर्म क्या आता है. फुल फॉर्म आता है अमेरिकन नेशनल, माफ कीजिएगा, फुल फॉर्म आता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. नाउ व्हाट इज ANSI? is a private non-profit organization that oversees the development of standards for products, services, processes, systems and personals in United States. देखो भाई, जब बात करते हैं ANSI की तो भाई theory is available. Now what else we are going to tell you? The add-on इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू कन्वे हियर इज कि भाई ANSI एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है टू क्रिएट और टू जस्टिफाई द स्टैंडर्ड्स. अब स्टैंडर्ड्स किस किस के हो सकता है, वो किसी प्रोडक्ट के हो. प्रोडक्ट कौन सा, कोई भी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे. प्रोडक्ट हो सकता है रिलेटेड टू दी डिजिटल सिस्टम्स. उसका सर्विसेज हो सकती है, सर्विसेज में स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं एंड इसके साथ साथ सिस्टम्स हो सकते हैं. सिस्टम्स का मतलब यहां पर कहीं कुछ हद तक हार्डवेयर से भी आता है. तो ANSI का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए. एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए. साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए भाई किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो ये है आपका ANSI के बारे में. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा हमारे सामने एक नाम आने वाला है. और मुझे उम्मीद है कि भाई ANSI हो गया तो ASCII का होना भी जरूरी है. ASCII का है तो UTF भी थोड़ा पढ़ लिया जाए. UTF है तो और भी बहुत सी चीजें आ जाती है, इसको डिस्कस करना यहां पर जरूरी हो जाता है. तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे और अगला टॉपिक है ASCII. अब भाई ASCII की बात करें तो बट ऑब्वियस बात है कि भाई ASCII इज एक्चुअली अ वेरी वेल नोन फॉर्मेट. ASCII का फुल फॉर्म होता है, हमें मालूम है सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII हो गया ये. अब भाई ASCII का फुल फॉर्म से काम चल जाएगा? जी हाँ,
काम चल जाएगा। मगर अगर आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए तो भाई ASCII की एक इन डेप्थ नॉलेज या हल्की इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। अगेन क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो यहां पर यह बात कहना जरूरी होगा, इन डेप्थ बिल्कुल मत चले जाइए, कोर बिल्कुल मत चले जाइए, मगर हाँ एक ऊपरी नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है। ओके, द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। देखो यहां पर ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है, एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। हो सकता है द क्वेश्चन माइट कम इन द फॉर्म कि भाई डैश इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम। नाउ या डैश इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर्मेट, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म आएगा, ऐसी उम्मीद रखना एक बेईमानी होगी क्योंकि अब वैसे क्वेश्चन नहीं हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनली बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट एनकोड्स 128 स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स, द नंबर्स 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, द लेटर्स A to Z एंड कैपिटल A टिल द कैपिटल Z। समझो एक बात को कि ASCII की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमें ये बात मालूम है कि भाई कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है एंड दैट इज द बाइनरी, या यूं कह लें कि नंबर्स को समझता है। तो अगर मैं लिखता हूं A फॉर एग्जांपल लेट्स राइट XYZ, तो कंप्यूटर इसको कभी भी XYZ रीड नहीं करने वाला। कंप्यूटर इसको एक बाइनरी कन्वर्जन के तहत 0-1 के फॉर्मेट में रीड करने वाला है। हेंस वी कैन से कि ASCII एक ऐसा फॉर्मेट है जो क्या करता है, जो करता यह है कि हेक्सा या फिर डेसिमल वैल्यू इक्वल टू दी कैरेक्टर्स रिटन बिहाइंड मी दे देता है। अब हो सकता है X की कोई ASCII वैल्यू हो, जो कि होती भी है, हो सकता है Y की हो सकता है अगर मैं लिखूं कि XYZ। अब जब बात करेंगे इस XYZ की, ये वाले XYZ की और इस वाले XYZ की, तो यहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जो आप ये वाला XYZ देख रहे हैं, द लेफ्ट हैंड साइड XYZ, वो क्या है, वो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड मेरी तरफ से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो XYZ है वो है आपका क्या, वो है आपका एक स्मॉल फॉर्मेट में। और जब बात करते हैं ये वाले XYZ की, तो हम बात कर रहे होते हैं कैपिटल फॉर्मेट में लिखे हुए XYZ की। तो यहां पर स्मॉल एंड कैपिटल, द वैल्यू, द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल विल डिफर। इस बात को समझ लीजिएगा। छोटी ए अगर बहुत हिंदी में आ जाते हैं, छोटी ए और जो बड़ी ए होती है, द कैपिटल वन एंड द स्मॉल वन, द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए विल बी नेवर इक्वल टू द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है। अगला हमारे पास यहां पर मौजूद है CDMA। क्या होता है CDMA? भाई सर CDMA के हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं या CDMA टेक्नोलॉजी पे मोबाइल फोन यूज करते हैं सर, वो हमें मालूम है, बट व्हाट इज एक्चुअली CDMA? CDMA का फुल फॉर्म जरूरी है, ASCII का नहीं है, आ चुका है और आता रहता है, मगर CDMA का जरूरी है। और CDMA के साथ साथ CSMA पढ़ा है कभी? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये दो फुल फॉर्म्स ही जरूरी है। मैं भी लिख देता हूं बोर्ड पर, उसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। मगर उससे पहले आते हैं CDMA में। द फुल फॉर्म ऑफ CDMA इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोड को या एक फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से देखो, इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हम, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को एक लेमन की तरह समझाने की, भाई कैसे समझाया जा सकता है। जब मैं बात करता हूं एक फ्रीक्वेंसी की, अगर मान लें कि कलर चेंज कर लेते हैं तो ज्यादा विजिबल होगा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब है अगर ये एक फ्रीक्वेंसी है तो कई ट्रांसमिटर्स या कई सेंडर्स अपने मैसेज को भेज पाएंगे यूजिंग अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अब कैसे होता है? इसको डिवाइड करके होता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी आता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगेन मैं बोल रहा हूं SORD की क्लास नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द टेक्निकलिटी ऑफ द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बस इस बात को समझ लो कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके तहत मल्टीपल ट्रांसमिटर्स और मल्टीपल सेंडर्स कैन सेंड डेटा ऑन अ सिंगल चैनल। इस बात को समझिए, ऑन अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये होता है आपका CDMA। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लिख दूंगा कि इसके फुल फॉर्म पढ़ना जरूरी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। CSMA CD एंड द सेकेंड वन इज वही CSMA CA। फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सेम रहता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस
मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना भाई। हो सकता है कि अगर एक नेटवर्किंग का टॉपिक अगर देखें या सेक्शन देखें नेटवर्किंग वाला, अगर वो एक अच्छा लेवल का सेट होता है तो वी माइट एनकाउंटर द फुल फॉर्म ऑफ CSMA CD और CSMA CA, और CDMA तो आने की चांसेस है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है। नेक्स्ट वी हैव इज CMOS। भाई अब मुझे बताओ व्हाट इज अ CMOS। फुल फॉर्म मत बताना, सामने लिखा हुआ है। CMOS क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। वी ऑल नो द फुल फॉर्म ऑफ CMOS। नाउ व्हाट इज एक्चुअली अ CMOS? CMOS कहां देखा है? बायोस का नाम सुना है? रोम का नाम सुना है? अगर सुना है तो उसके पीछे कहानी है, वो कहानी समझ लेते हैं। पहले क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहानी समझने में आसानी होगी। CMOS is short for complementary metal oxide semiconductor. Very true. CMOS is an onboard battery powered, देखिए कुछ चीजें आई निकल के, battery powered semiconductor chip inside computer that stores information। मतलब क्या हुआ? CMOS ना ही कोई सॉफ्टवेयर है, वो असल में एक सेमीकंडक्टर चिप है जो कि डेटा को स्टोर करता है। किस प्रकार की डेटा को, उस पर हम आगे अभी चर्चा करते हैं। This information ranges from the system time and date to system hardware settings for your computer। देखो भाई, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है CMOS। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक कहानी है, वो समझ लेते हैं। कहानी का मतलब है इसी को हमने एक कहानी के रूप में फ्रेम किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो पहले इसको क्लियर कर देते हैं और यूज करेंगे हम येलो इंक को। काम करते हैं, इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो इन डेप्थ पढ़ने के लिए हम बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और इंक को चेंज कर लेते हैं एंड शुरू करते हैं। देखिए जब बात करते हैं CMOS की, तो CMOS सही मायने में एक सेमीकंडक्टर चिप है। कभी भी CMOS इतना बड़ा नहीं होगा। टू मेक इट विजिबल मैंने इतना बड़ा इसको बना दिया है। ओके, ये आपका CMOS है। CMOS इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर और CMOS इज अ सेमीकंडक्टर चिप। हेंस वी कैन से कि भाई CMOS इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर। भाई एक ही बात होगी। CMOS के अंदर एक प्रोग्राम होता है एंड द नेम ऑफ प्रोग्राम इज BIOS। समझ लो, कहानी बहुत जरूरी है। बूटिंग प्रोसेस पढ़ने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। CMOS, ये आपका CMOS है, ये आपका BIOS है। अब BIOS या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एक्चुअली अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है या यूं कह लो कुछ डेटा है, ऐसे समझ लो कि बायोस इज एक्चुअली अ डेटा, ऐसे समझ लेते हैं। एकदम उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बायोस क्या होता है। अब इस बायोस का एक नेचर है, वो नेचर क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब दिस बायोस इज एक्चुअली अ रीड ओनली मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी की तरह काम करता है। मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं, मुझे ये मत बताइएगा कि सर EPROM भी हो सकती है, डबल EPROM भी हो सकती है। हाँ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक फ्लैश स्टोरेज भी हो सकती है, वो होता है आपके हाई एंड डिवाइसेस में, मगर मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। चलो, CMOS एक हार्डवेयर है, बायोस उसमें रहने वाला एक इंसान है, और उस एक इंसान है और उस इंसान का नेचर कैसा है? रीड ओनली मेमोरी। समझो इस बात को। CMOS वो बिल्डिंग है, बायोस वो इंसान है जो उसमें रहता है, और इस इंसान का नेचर क्या है? इस इंसान का नेचर रोम है, रीड ओनली मेमोरी। बस इतनी सी कहानी है। अगर इतनी सी कहानी समझ में आ जाएगी तो CMOS समझ में आ जाएगा। CMOS का पावर कहां से मिलती है? CMOS का पावर मिलती है उस पर लगी हुई बैटरी से। अब उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी अभी भी नहीं समझ में आया, तो ये समझ लो भाई कि जब हम अपने सिस्टम को 10 दिन बाद भी ऑन करते हैं, समझो इस बात को, whenever we switch on a system even after a tenure of 10 days, तब भी हमें अपने सिस्टम पे सही डेट एंड टाइम मिलता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस CMOS। और इस CMOS को पावर कौन देता है? भाई डेट एंड टाइम सही मिल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चल रही है। तो पावर कौन देता है? पावर देती है एक स्मॉल बैटरी, एक छोटी सी बैटरी जो कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। एक छोटी सी बैटरी जो कि यहां पर देख पा रहे हैं वो है ये है एक बटन सेल जो आपकी घड़ी में भी अक्सर देखने को मिलता है। नाउ दिस इज द बैटरी दैट पावर्स द CMOS चिप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट नेक्स्ट वी हैव। ओके, यहां पे बात कर रहे हैं HDMI की। HDMI के बदौलत ही आप हमें यहां पर देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे कैमराज, हमारा जो डिस्प्ले है दैट ऑपरेट्स ऑन एन HDMI कॉन्सेप्ट। तो HDMI का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कम बार पूछा गया है, जरूरी भी है फुल फॉर्म के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी जानना। चलो पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, इंक चेंज कर लेते हैं यहां पर, हाई डेफिनेशन
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और इन शॉर्ट HDMI इज अ कॉम्पैक्ट ऑडियो वीडियो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑडियो वीडियो, ना ही सिर्फ वीडियो है ना ही सिर्फ ऑडियो है, ऑडियो वीडियो इंटरफेस फॉर ट्रांसफरिंग वीडियो डेटा एंड डिजिटल ऑडियो, फॉर ट्रांसफरिंग वीडियो डेटा एंड डिजिटल ऑडियो डेटा फ्रॉम अ सोर्स डिवाइस टू अ कंपैटिबल कंप्यूटर मॉनिटर और अ कंपैटिबल डिस्प्ले। वो कहना ज्यादा सही होगा। यहां पर देखिए, HDMI से हम आउटपुट ले सकते हैं, HDMI से हम इनपुट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप सोर्स है या आप डेस्टिनेशन है। HDMI नहीं था तो वी मेड यूज ऑफ द VGA1। अब HDMI है तो हाई क्वालिटी वीडियो आउटपुट एंड हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट लेने के लिए वी मेक यूज ऑफ द HDMI कनेक्टर्स, दी HDMI केबल्स। कुछ इस प्रकार के कनेक्टर्स और केबल्स होते हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा, और हो सकता है कि आपके सिस्टम में एक HDMI पोर्ट भी हो। HDMI फीमेल एंड HDMI मेल पोर्ट्स होने की पूरी संभावना है, बिकॉज HDMI इज एक्चुअली द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर डिस्प्लेइंग एनी कंटेंट, फॉर डिस्प्लेइंग एंड फॉर द साउंड फॉर्मेट वी हैव द लेटेस्ट वन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। द नेक्स्ट वी हैव इज द यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म बहुत बार आ चुका है, और फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता सही मायने में देखा जाए तो यूपीएस का पूछे जाता है फुल फॉर्म्स कौन सा सही है। मतलब आपको दिया जाता है यूपीएस का फुल फॉर्म, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, तो और नीचे ऑप्शन में दिए होते हैं 4 से 5 फुल फॉर्म्स, और 4 से 5 फुल फॉर्म्स में बहुत ही माइनर से वेरिएशन होते हैं, और उस वेरिएशन को आपको पहचानना होता है। हेंस द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। हमें मालूम है, इस पे डिटेलिंग नहीं करेंगे भाई। यूपीएस वो डिवाइस है जिसका काम होता है क्या करना, जिसका काम होता है टू बैकअप when the electricity is down, or to back up when the power supply is cut, or the backup when there is a power cut off। तो इस बात को ध्यान रखिए कि यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है पावर बैकअप प्रोवाइड करना। ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं आएंगे, बस इतना, क्योंकि ये सब आप सब इस यूपीएस इस डिवाइस के बारे में जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एंड द नेक्स्ट वी हैव इज द वाईफाई और द वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इज एक्चुअली एन implementation of the wireless or the wireless network, we can say. Wi-Fi is the implementation of a wireless network, or we can say wireless Wi-Fi is actually an implementation of PAN, personal area network। तो Wi-Fi की जब बात करते हैं तो वायरलेस फिडेलिटी यहां पर निकल आता है। इसके बाद आपको ये बात जाननी जरूरी है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ Wi-Fi। वी हैव n नंबर स्टैंडर्ड्स ऑफ Wi-Fi अवेलेबल। देखते हैं कि कौन कौन से आपको याद है, कुछ मैं यहां पर लिख देता हूं और देखते हैं कि कितने लोग इससे पहचान पाते हैं। वी हैव B, we have G, we have N, we have AC as well, BG and AC। The latest one is the AC one। तो BG and AC ये फॉर्मेट्स अवेलेबल है हमारे पास वाईफाई के। तो इसकी डेप्थ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। जो जो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है वाईफाई की, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। स्टैंडर्ड जानने जरूरी हैं। इसके बाद आपको फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर जान लेते हैं तो कोई इसमें खामी नहीं है। और वाईफाई के साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको होमवर्क के तौर पे नोट कर लीजिए, व्हाट इज WiMAX। We can say that WiMAX is actually the implementation of Wi-Fi on a larger scale। इस बात को समझ लो कि WiMAX जो है वो implementation है किसका, Wi-Fi का ही, मगर on a big scale, on a larger scale। तो WiMAX क्या होता है, मुझे ये आप किस में बताएंगे, मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे इसका फुल फॉर्म के साथ साथ इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूं, लेट्स सी कि कितने लोग मुझे सिखा सकते हैं यहाँ पर। ओके आगे बढ़ते हैं, और आगे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी अ PDA। नाउ व्हाट इज अ PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नाउ हर वो डिवाइस जो क्या करता है, जो आपके पाम में फिट हो जाता है, इज PDA। क्या ये बात कहना सही होगा? सर पार्शियली ट्रू, मगर अगर बिल्कुल सही होने की बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी। हर वो डिवाइस दैट कैन फिट इन योर पाम इज अ PDA is a partially true statement। अब इसके सही मायने जान लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। PDA also known as a handheld PC or a personal data assistant is a mobile device that functions as a personal information manager। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में एक हैंडहेल्ड पीसी की तरह काम करता है। वो एक टैबलेट हो सकता है, इट कैन ईदर बी अ फैबलेट टू। अब क्या करता है वो, एक मोबाइल डिवाइस की तरह। मोबाइल डिवाइस का मतलब उस हैंडसेट से नहीं है, उस सेलफोन से नहीं है जो आप कैरी करते हो अपनी पॉकेट में। मोबाइल डिवाइस का मतलब होता है अ डिवाइस दैट इज मोबाइल बाय नेचर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा जा सके। नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बीइंग मोबाइल
and being portable. Now there's a big difference between being mobile and being portable. If you know the difference, please do comment in the comment box. मुझे जानना है कि कितने लोग इसका मतलब जानते हैं, इसका फर्क जानते हैं कि भाई एक डिवाइस मोबाइल है एंड द सेकंड वन इज पोर्टेबल बाय नेचर. तो इन दोनों में फर्क क्या होने वाला है. देखो, पीडीए वो डिवाइस है जो आपको डिजिटली असिस्ट करता है, और पर्सनल लग गया तो उसका मतलब है द डिवाइस इज एक्चुअली ओन्ड बाय यू. मतलब एक ऐसा डिवाइस जो आपको असिस्ट करे. वो एक सेलफोन भी हो सकता है, एक स्मार्ट सेलफोन है, तो वो एक फैबलेट भी हो सकता है, वो एक टैबलेट भी हो सकता है, वो एक नोटबुक, एक नेटबुक भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का पीडीए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर. ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. ओके, next we have RAID, and I think this is going to be last PPT or the last slide of this presentation. RAID or redundant array of independent disk. अब इसका मतलब क्या होता है? RAID or the redundant array of independent disk is a data storage virtualization technology that combines multiple disk drive components into a single logical unit for the purpose of data redundancy और performance improvement. तो सर ये तो आपने पढ़ दिया, इसमें मतलब बताया नहीं. मतलब इसी में से निकला है भाई. देखो यहाँ पर let's have a view of the content and the content says कि भाई redundancy मतलब होता है repetition. यहां पर आ गया. अब समझते हैं इसको. is actually what RAID is actually a data storage virtualization technology that combines multiple disk drives. किसको combine करते हैं? Multiple disk drive मतलब array है, मतलब सीरीज है. किसकी? disk drives की सीरीज है. into a single logical unit. logical unit एक यूनिट में combine किया जाता है. ठीक है, एक वर्चुअल एथिक्स की यहां पर बात कर रहे हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल एथिक्स की बात कर रहे हैं. फॉर द पर्पस ऑफ डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा को रेप्लिकेट करने की, या डेटा की डुप्लीकेट डेटा बनाने की, या डेटा का बैकअप बनाने के लिए वी मेक यूज ऑफ द RAID. अभी तक ये निकल के आया है इस कंटेंट से. उसके बाद और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट. देखो भाई, जब बात करते हैं रिडंडेंसी की तो वी टॉक अबाउट दी रेप्लिकेशन ऑफ डेटा. तो रेप्लिकेशन ऑफ डेटा के साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, जब रेप्लिकेशन होगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. व्हाई सो? जब रेप्लिकेशन होगी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव इसलिए होगी, क्यों? क्योंकि एक तो हमें डेटा बैकअप मिलेगा, उसके बाद हमारे पास सोर्स जहां से डेटा हम पिक करेंगे उसकी एक रेप्लिका भी होगी. अगर एक सोर्स एंगेज, जैसे सोर्स 1 और दी S1 इज एंगेज्ड, वी मेक यूज ऑफ दी S2 और दी सोर्स 2. हेंस वी कैन से कि RAID इज अ बेनिफिशियल स्कीम. इसके बाद एक दो स्लाइड्स में हम और देख लेते हैं कि कुछ शॉर्टकट जो कि जरूरी है, और वो क्या जरूरी शॉर्टकट्स है एक बार देख लेते हैं. ओके, यहां पे हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स है. शॉर्टकट्स नहीं, एब्रीविएशंस कहेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा. और वो एब्रीविएशंस क्या है देख लेते हैं. ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. इसके बाद ADSL. देखिए बहुत जरूरी है ADSL का फुल फॉर्म जानना. ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ये वो फुल फॉर्म है जिसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है. एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट. ANSI का हमने अभी पढ़ ही लिया है. API का हम जानते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. एंड उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को अभी छोड़कर जाने की उम्मीद कर रहे हैं, एक बात बता दें कि एक स्लाइड और बाकी है एंड उसके बाद हम छोड़ के जा सकते हैं. एंड बहुत लोगों को मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो खुशी से, मुझे लग रहा है कि खुश हैं और अपनी सीट से उठ चुके हैं. एंड अगर खुश हैं भाई इसको देखकर, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस हम आपको देते रहेंगे. ओके, ARP बहुत जरूरी है एंड वन ऑफ माय फेवरेट. कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्सर मैं भी पूछता हूं बच्चों से. ARP के साथ साथ RARP का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं. ARP तो हो गया भाई, RARP भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है. एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड द RARP इज रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. आगे बढ़ते हैं और आगे आता है ASP एक्टिव सर्वर पेजेस और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर. खास तौर पर जब हम बात करते हैं ASP की तो हम बात कर रहे होते हैं एक वेब फॉर्मेट की. तो ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेजेस रख के ज्यादा बेहतर है. मेरी तरफ से एक होमवर्क है, PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसका आंसर मुझे भाई पोस्ट जरूर कर देना. मुझे भी देखना कितना लोगों को PHP का फुल फॉर्म मालूम है. कोशिश करना, गूगल मत करना प्लीज. ओके, ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. और दूसरा भी होता है जब व्हेन वी टॉक अबाउट अ मशीन दैट डिस्पेंसेस कैश, और वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन सा हमारे पास यहां पर एब्रिविएशन मौजूद है. यहां पर बात कर रहे हैं बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ये एक ऐसा फुल फॉर्म हुआ करता था
जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया था, मगर अभी पीछे कुछ एग्जाम्स में गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फुल फॉर्म इज वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक है, तो अब नहीं आने वाला है। मगर आप इस बात को ध्यान रखिए कि बायोस का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। बायोस के फुल फॉर्म के बाद आपको बीएमपी का मालूम होना चाहिए। कैड के आगे मैं लिख देता हूं भाई वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सीडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सीडीएससी और कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स है इसको स्किप मत करना। सीडीएमए हमने अभी आपको बताया है, इसलिए हम सीडीएमए पे यहां पर एम्फसाइज नहीं कर रहे, मगर यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएमए। सीडीएमए के फुल फॉर्म के साथ साथ आपको सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए के फुल फॉर्म भी आना चाहिए। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन। Let's hear it from you. Hope you like this video, and if you like this video, please do share the video, please do like the video, and अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना मत भूलना, और होमवर्क दिया भाई कर जरूर लेना। सो विद दिस साइनिंग ऑफ, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।